माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है। इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है। कुमार एक किसान था। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिखाई देते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है, मीठे मीठे तरबूज। वो तो है पिताजी। तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसलिए तो मैं भी आपकी तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, शायद मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तू भी पढ़ लिख कर कुछ अलग करेगा, पर तू भी खेती ही करेगा। माँ, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, पर अगर तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा तो तू अच्छे पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे उस मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की? तुम नहीं समझोगी माँ। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बनवा कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बांध सकते हैं क्या? मैं जरूर बांधूंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दिखा देना अपनी माँ को।
कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ हाँ, दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है पिताजी। कुछ ही दिनों में कुमार को कृषि महाविद्यालय में दाखला मिल गया और वो गांव से दूर महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये महाविद्यालय बहुत पसंद था। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है पिताजी। यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के जैसे ही मिल रहा है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करते हैं वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका ध्यान एक दिल के आकार वाले तरबूज पर पड़ा। अरे वाह, ये तो दिल के आकार का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहाँ छोटे तरबूज के ऊपर बस एक प्लास्टिक का ढांचा लगाने से तरबूज दिल के आकार के ही उगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ये ढांचा कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को पता होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये ढांचा जिससे दिल के आकार के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, पर मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक कंपनी है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना देंगे। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैं तुझे फोटो और डेमिनेशंस भेज रहा हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस? कितना दाम होगा? ठीक है, चलेगा, मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5,000 रुपए हुए हैं। चलेगा सर, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तेरी मदद की, तू अपने पिताजी की मदद करना चाहता है ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। उसने प्रोफेसर को 5,000 रुपए दे दिए। ऑल द बेस्ट कुमार। थैंक यू सर। प्रोफेसर से सारे ढांचे लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेतों में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूज पर वो दिल के आकार का ढांचा लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए पिताजी, बड़ी कमाल की चीज है ये। पर ये सब है क्या? आपके अमीर बनने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए पिताजी, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रख रहा था और लगभग 1 महीने बाद कुमार के खेत में दिल के आकार के ही तरबूज थे। ये देखिए पिताजी, ये तो बिल्कुल दिल के आकार का है। हाँ, पर इसके आकार से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज स्पेशल हैं। आपके तरबूज पहले 30 रुपए में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेगा। कौन खरीदेगा इसे 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपने टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। सर, हम किसान हैं और हमारे पास स्पेशल हार्ट शेप का तरबूज है। कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसे अनोखे तरबूज पहली बार देखे हैं। क्या दाम है इनका? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, पर पहले मुझे बस 10 ही पीस चाहिए। अगर ये 10 पीस बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है सर, आप 10 पीसेस बेचने लग जाइए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल के आकार के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया।
जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद एक औरत ने 2 तरबूज खरीदी। फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था सर। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने पिताजी को दे दिए। पहली बार में 100 तरबूज बेचकर इतने पैसे मिले हैं। 30,000। गांव में 3,000 मिल जाएं तो ये भी बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटा। पिताजी, अब आपको हजारों उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका ही नाम होगा। टीवी पर, न्यूज पर, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा, हाँ, मैं और ढांचों का ऑर्डर कर देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और ढांचे मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल के आकार के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल के आकार के तरबूज फेमस हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही महीनों में शरद ने नए खेत खरीदे और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो सच में अमीर बन गए कुमार। तूने सच ही कहा था कि एक दिन तू बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था किसानी में पैसे नहीं है, पर तूने मुझे गलत साबित कर ही दिया। पर मैं खुश हूँ कि तू सफल रहा। ये सब आपकी दुआ है माँ। अब मुझे कल से वापस महाविद्यालय लौटना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले दिन शरद वापस अपने महाविद्यालय में लौट आया। यहाँ वो वनस्पति शास्त्र सीखने लगा और वहाँ गांव में उसके पिताजी दूसरे किसानों को तरबूजों पर ढांचा लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके पिताजी और कई और तरबूज की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए। रामनगर में अमित अपने बड़े भाई सुमित के साथ रहता है। अमित के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर चुके हैं और अब सुमित ही उसका पालन पोषण करता है। एक दिन अमित की आंखों में आंसू देखकर सुमित उससे पूछता है, क्या हुआ छोटे, तुम रो रहे हो? कुछ नहीं भैया। क्या तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं तो, मेरे तो मम्मी और पापा दोनों आप ही हो। मुझे किसी की याद नहीं आ रही। इतना कहकर अमित अपने बड़े भाई सुमित के गले लग जाता है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमित और उसका भाई दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित स्कूल के लिए तैयार होता है। उसका भाई सुमित उसे हमेशा अपनी स्कूटी पर स्कूल छोड़ने जाता है। भैया, हेलमेट पहन लो। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। भैया, हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। अरे यार, लगता है तुम मुझसे भी बड़ा हो गया है। अपने छोटे भाई अमित की बात मानते हुए सुमित हेलमेट पहन लेता है। देखा, आप हेलमेट में कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अब बैठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अमित को स्कूल छोड़ने के बाद सुमित स्कूटी लेकर घर वापस आ जाता है। शाम को सुमित स्कूटी लेकर अमित को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, पर उसने हेलमेट नहीं पहनी है। रास्ते में चलते हुए बहुत तेज बारिश होती है, जिससे सड़क पर फिसलन हो जाती है। ओहो, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है। अब तो तेज चलना पड़ेगा। सुमित स्कूटी और तेज चलाता है। फिसलन की वजह से सुमित की स्कूटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसकी स्कूटी सड़क पर रगड़ते हुए बहुत दूर तक जाती है, जिससे उसके सिर में बहुत चोट लग जाती है और सिर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार में बैठा आदमी सुमित को गिरा हुआ देखकर उसके पास आता है। अरे, इसको तो बहुत चोट लगी है।
इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये आदमी सुमित को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ सुमित का छोटा भाई अमित स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका इंतजार कर रहा है। आज बहुत देर हो गई, भैया कहाँ चले गए? बारिश भी तेज हो रही है, लगता है भैया की स्कूटी खराब हो गई। अमित पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है, पर अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही है और वो भीगते हुए घर पहुंच जाता है। वो सुमित को बहुत ढूंढता है, पर उसे सुमित कहीं भी नहीं मिलता। तब उसे कहीं से पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अमित दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। भैया, भैया आप कैसे हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप कैसे हैं भैया? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपका छोटा भाई अमित हूँ। मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो? मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी डॉक्टर आते हैं। इनके सिर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त जा चुकी है और ये अब सब कुछ भूल चुके हैं। ये सुनकर अमित रोने लगता है और वापस घर आ जाता है। काश मेरे भैया ने हेलमेट पहनी होती तो उनके सिर पर चोट नहीं लगती और आज वो मुझसे दूर नहीं होते। अब मैं किसी को भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाने दूंगा। हर किसी को हेलमेट पहनाऊंगा। वो रात को टीवी पर कार्टून देखता है कि एक मजदूर एक खदान में पत्थरों से बचने के लिए तरबूज का हेलमेट बनाता है। वहाँ से उसके दिमाग में आइडिया आता है, अब मैं भी तरबूज का हेलमेट बनाऊंगा और लोगों को गिफ्ट करूंगा। अमित बाजार से बहुत सारी तरबूज खरीद कर ले आता है और उसके अंदर का गूदा निकालकर उनसे हेलमेट बनाता है। इसी तरह अमित दिन भर मेहनत करके बहुत सारे हेलमेट बनाता है और उन्हें लेकर वो सड़क पर चला जाता है। अब उसे सड़क पर जो भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाता हुआ दिखता है, वो उन्हें अपना बनाया हुआ तरबूज का हेलमेट देता है। ये लो, हेलमेट पहन लो। अमित को ऐसा करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं और उसके पास आते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? एक्सीडेंट में मेरे भाई की याददाश्त चली गई। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद सभी लोग टू व्हीलर गाड़ी चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने। ये लो, ये असली हेलमेट है, इनको बांटो। ये अच्छे, मजबूत और टिकाऊ है। अमित इन हेलमेट को लेकर यहाँ से चला जाता है और लोगों को अब असली हेलमेट बांटने लगता है। देखो, एक छोटे बच्चे की कितनी अच्छी सोच है। हम इसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। अब ट्रैफिक पुलिस वाले बिना हेलमेट के यात्रियों का चालान काटने की बजाय उन्हें हेलमेट देने लगते हैं। अमित और ट्रैफिक पुलिस वालों को तरबूज का हेलमेट बांटते हुए मीडिया वाले देख लेते हैं और इस खबर को सभी समाचार चैनलों पर दिखाने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है, जिससे सरकार भी सभी टू व्हीलर वाहनों की कंपनियों को आदेश देती है कि वो आज से किसी भी नए वाहन को बेचे तो हेलमेट भी साथ में दे और जो वाहन पहले बिक चुके हैं हर कंपनी अपने अपने ग्राहक को एक एक हेलमेट गिफ्ट करे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज से सब लोग हेलमेट पहनेंगे। और पूरे देश में सभी लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने लगते हैं। देखना, अब हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत कम लोग मरेंगे। हेलमेट पहनने की ये पहल अमित ने शुरू की और पैसे न होते हुए भी लोगों को तरबूज का हेलमेट बनाकर दिया। इसलिए अमित अब पूरे देश में तरबूज हेलमेट वाले के नाम से फेमस हो जाता है। सरकार अमित को इस काम के लिए इनाम देती है और साथ ही उसके भाई का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब उसके भाई की याददाश्त वापस आ जाती है। अमित अपने बड़े भाई सुमित से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अमित को आता हुआ देख सुमित दौड़ते हुए उसके गले लग जाता है। कैसा है छोटू? मैं ठीक हूँ भैया,
और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देख, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सुमित के ठीक होने की खुशी में अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ रे पगले, अब क्यों रो रहा है? आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा और कभी भी बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाऊंगा और ना ही किसी को चलाने दूंगा। अब अमित और सुमित घर आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हेलमेट की बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उस दुकान का नाम तरबूज हेलमेट वाला रखते हैं। सीख: हमारे देश में हर दिन कई हजार लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अगर सभी लोग टू व्हीलर वाहनों में हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है।